आज और हम एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन या बेकर नाथन इफेक्ट। जैसे रेजोनेंस हमें कार्बनिक यौगिकों के स्थायित्व आदि में सहायता करता है, उसी तरह से इस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बहुत सारे गुणों का अध्ययन करते हैं। विभिन्न एल्किल बेंजीनों में जो रिएक्टिविटी क्रियाशीलता का क्रम है वो एल्किल समूह के बढ़ते हुए प्लस आई प्रभाव के क्रम में होना चाहिए। जैसे आपके टोलुइन में प्लस CH3 का है, यहाँ एथिल बेंजीन में C2H5 का है, प्रोपिल बेंजीन में ये आपके प्रोपिल समूह का है, तृतीयक ब्यूटिल में ये। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होना चाहिए, क्योंकि प्लस आई प्रभाव इस रूप में बढ़ रहा है। लेकिन वास्तव में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है आपके, ये क्रियाशीलता टोलुइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये जो व्याख्या है, एक्सप्लेनेशन है, ये आपके प्लस आई इफेक्ट से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट इस रूप में बढ़ रहा है। ये हम एक्सप्लेन करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, अतिसंयुग्मन द्वारा, जिसकी व्याख्या साइंटिस्ट बेकर और नाथन ने की थी। क्या होता है इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण शिफ्टिंग से अनुनाद रेजोनेंस उत्पन्न होता है। इसमें सिग्मा और पाई या सिग्मा और पी कक्षकों का ओवरलैपिंग अतिव्यापन होता है, जिससे विशेष प्रकार की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में जो हाइड्रोजन एटम है वो बिना किसी बॉन्ड के कार्बन एटम के साथ अटैच जुड़ा हुआ प्रदर्शित किया जाता है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अबंधी अनुनाद, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। यह एक स्थायी परमानेंट इफेक्ट है। सिग्मा पाई, अब इसकी क्या डेफिनेशन होगी, सिग्मा पाई या सिग्मा पी कक्षकों के अतिव्यापन ओवरलैपिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनों के विकेंद्रीकरण डीलोकलाइजेशन को हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। बेकर एंड नाथन ने यह अवधारणा दी थी, इसलिए इसे बेकर एंड नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, अनुनाद के प्रकार। यह दो प्रकार का होता है। फर्स्ट है सिग्मा पाई हाइपर कॉन्जुगेशन, या इसको कहते हैं उत्सर्ग या बलिदानी, सैक्रिफिशियल, सैक्रिफाइस हो जाना, बलिदान हो जाना। यानी इसमें जो अनुनादी संरचनाएं बनती हैं उनमें एक सहसंयोजक बंध का बलिदान कमी हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं इसको बलिदानी अतिसंयुग्मन। इसमें C बॉन्ड H बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉन का C डबल बॉन्ड C द्विबंध के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन होता है, जिसके कारण बनी अनुनादी संरचनाओं में एक सहसंयोजक बंध कम पाया जाता है। इसलिए इसे उत्सर्ग अतिसंयुग्मन या बलिदानी अतिसंयुग्मन कहते हैं। जैसे प्रोपीन में ये सिग्मा बॉन्ड CH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण कहाँ हो गया, पाई इलेक्ट्रॉनों के साथ, और इन एरो के आधार पर अनुनादी संरचना ये बनी, जहाँ ये हाइड्रोजन बिना किसी बॉन्ड के कार्बन से जुड़ा हुआ दिखाया गया है। इसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और उत्सर्ग या सिग्मा पाई अतिसंयुग्मन।
दूसरा है समसंयोजी या सिग्मा पी अतिसंयुग्मन, आइसोवैलेंट और सिग्मा पी हाइपर कॉन्जुगेशन। यानी इसमें जो अनुनादी संरचनाएं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं उनमें कोवलेंट बॉन्ड कम नहीं होता। इसमें सी बॉन्ड H1 के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का निकटवर्ती एडजेसेंट पी कक्षक, यह पी कक्षक रिक्त हो सकता है या अर्धपूरित हाफ फिल्ड हो सकता है, के साथ अतिव्यापन ओवरलैपिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनों का विकेंद्रीकरण होता है। बनी अनुनादी संरचनाओं में सहसंयोजक बंधों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसे समसंयोजी अतिसंयुग्मन कहते हैं। जैसे एथिल फ्री रेडिकल, इसमें ये सिग्मा CH बंध के सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का इस फ्री रेडिकल के PZ कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के साथ अतिसंयुग्मन होके ये अनुनादी संरचना। इसमें 4 सहसंयोजक बंध दिख रहे हैं, इसमें भी 1 2 और 2 4। तो ये आपके समसंयोजी या सिग्मा पी अतिसंयुग्मन कहलाता है। अब इसके प्रिंसिपल सिद्धांत, दो ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 सिद्धांत द्वारा हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की व्याख्या करते हैं। एक है कोवलेंट बॉन्ड थ्योरी, सहसंयोजक संयोजकता वन सिद्धांत, और दूसरा होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आणु कक्षक सिद्धांत। संयोजकता वन सिद्धांत में हम रेजोनेंस अनुनाद के द्वारा हम अणु की व्याख्या करते हैं, और अणु कक्षक सिद्धांत में अणु कक्षकों की सहायता से इलेक्ट्रॉनों के विकेंद्रीकरण से हम यौगिक के गुणों की व्याख्या करते हैं। संयोजकता वन सिद्धांत के अनुसार क्या है? इसके अनुसार इलेक्ट्रॉनों का विकेंद्रीकरण अनुनाद द्वारा होता है, जिससे अनुनादी संरचनाएं बनती हैं। अल्फा C बॉन्ड H सिग्मा बंध के इलेक्ट्रॉन द्विबंध के या पी कक्षक के साथ अतिव्यापन करते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है प्रोपीन में ये 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणु है, इनका इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या होगा? विकेंद्रीकरण अतिव्यापन। तो ये इस तरह से यहाँ H के इलेक्ट्रॉन गए, यानी H पे आ गया धनावेश, और ये C और CH के बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और यहाँ कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर ऋणावेश। ये प्लस और माइनस वाले आपके आकर्षण बल से आकर्षित हो जाएंगे। अब ये एक H है, ये दूसरा H, ये भी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, यानी अब ये H पे प्लस चार्ज बिना किसी बंध के जुड़ जाएगा। फिर ये H भी जा सकता है, यानी ये। तो इस प्रोपीन में 3 अल्फा हाइड्रोजन परमाणुओं के कारण निम्न 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 पाई जाती है। ऐसे ही एथिल मुक्त मूलक में भी 3 अल्फा का हाइड्रोजन परमाणु है, इनकी वजह से भी इसमें भी कितनी 1 2 3 और 4 अनुनादी संरचना है। आप जब ये लेक्चर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कृपया कॉपी पेन लेके आप इस तरह से यहाँ पे लेक्चर को फ्रीज कर दें, रोक दें, और स्वयं पेन और कागज़ लेके खुद इनको बनाने की कोशिश करें, तो ये ई लेक्चर और भी ज़्यादा उपयोगी और आपके समझ में आएंगे। तीसरा एग्जाम्पल है एथिल कार्बोकेटाइन में ये मुक्त मूलक की हैं, ऊपर कार्बोकेटाइन की। इसमें भी आपके 4 अनुनादी संरचनाएं बनेगी। तो ये तो संयोजकता बल सिद्धांत के अनुसार हाइपर कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉनों के विकेंद्रीकरण की व्याख्या है। दूसरा है अणु कक्षक सिद्धांत। इसके अनुसार C बॉन्ड H बंध के कार्बन अल्फा कार्बन के अणु कक्षक का, ये आपके अल्फा कार्बन के CH1 के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका निकटवर्ती पाई इलेक्ट्रॉन के रिक्त या अर्धपूरित कक्षक के साथ इस तरह से अतिव्यापन ओवरलैपिंग होकर इलेक्ट्रॉनों का विकेंद्रीकरण होने से ही अतिसंयुग्मन होता है। जैसे आपके एग्जाम्पल हो, ये एथिल मुक्त मूलकों में अल्फा CH और अणु के निकटवर्ती कार्बन परमाणु के पी कक्षक में अतिव्यापन।
कार्बोकेटायन में रिक्त कक्षक के साथ अतिव्यापन। तो इस तरह से अणुकक्षक सिद्धांत द्वारा अतिसंयोजन की व्याख्या की गई है। अब इस अतिसंयोजन के प्रभाव। कार्बनिक यौगिकों के बहुत सारे भौतिक गुण जैसे बंध लंबाई, हाइड्रोजनेशन एनर्जी, डायपोल मूवमेंट, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, रिएक्टिविटी आदि की व्याख्या हम अतिसंयोजन से करते हैं। नंबर पहला है बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। जैसे आपके एथेन में सिंगल बॉन्ड है, सी सिंगल बॉन्ड सी, तो बॉन्ड लेंथ कितनी है 1.54, और आपके एल्कीन में डबल बॉन्ड की 1.34। तो उसी तरह से इस प्रोपीन में ये सिंगल बॉन्ड एल्कीन की तरह 1.54 का, और ये वाला एल्कीन की तरह 1.34 का होना चाहिए। लेकिन वास्तव में 1.54 से कम 1.50 एंगस्ट्रॉम का ही है। कम क्यों हो गया? क्योंकि सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ गए जो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में दिख रहे हैं, और ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा हो गई बॉन्ड लेंथ, 1.34 से ज़्यादा 1.39, यानी डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करैक्टर आए। क्यों आए? क्योंकि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अतिसंयोजन के द्वारा प्रोपीन में बनते हैं। तो बॉन्ड लेंथ में, बंध लंबाइयों में अंतर आ जाता है। दूसरा है हाइड्रोजनेशन ऊर्जा, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा। ये लगभग रेजोनेंस से थोड़ा सा वीक इफेक्ट है और रेजोनेंस की तरह ही इम्पोर्टेंट है। रेजोनेंस में भी ये होता है, अनुनाद में भी ये होता है कि बंध लंबाइयाँ आपके बदल जाती हैं। हाइड्रोजनेशन एनर्जी से हम रेजोनेंस एनर्जी निकालते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजनेशन एनर्जी आपके कम हो जाती है और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे एथीन में जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी है 32.8 किलो कैलोरी है, लेकिन प्रोपीन में ये आपके कितनी है 30.1 किलो कैलोरी। डायपोल मूवमेंट, यदि इस तरह की प्रोपीन की डायपोलर स्ट्रक्चर है तो प्रोपीन एल्कीन होते हुए भी डायपोल मूवमेंट वाली हो जाती है। एथीन में डायपोल मूवमेंट 0 है क्योंकि इसमें कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, इसमें प्रोपीन में हाइपर कॉन्जुगेशन है। इस तरह की डायपोलर स्ट्रक्चर है तो इसमें है 0.4D। आयोनाइजेशन पोटेंशियल, अतिसंयोजन के कारण पाई इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक हो जाने के कारण आयनन विभव का मान, आयोनाइजेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है। जैसे एल्कीन में 10.62 वोल्ट है, यहाँ प्रोपीन में 9.67 वोल्ट है। अब अगला इम्पोर्टेंट है एल्कीनों की स्टेबिलिटी। एल्कीनों की स्टेबिलिटी में सेडजेक रूल भी है और उसकी यहाँ व्याख्या हाइपर कॉन्जुगेशन से होती है कि हाइड्रोजनेशन एनर्जी के आधार पर विभिन्न एल्कीनों की स्टेबिलिटी निम्न प्रकार है। एथीन से ज़्यादा स्टेबल है मोनो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन प्रोपीन, इससे ज़्यादा स्टेबल है डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, इससे ज़्यादा स्टेबल है ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, सबसे ज़्यादा स्टेबल है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। इसका कारण है कि आपके हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा अनुनादी संरचनाओं की संख्या बढ़ना। प्रोपीन में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है जिनकी वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। इस 2-ब्यूटीन में 3 और 3 6 अल्फा हैं तो 6 की वजह से 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगी। यहाँ CH3 ऑल्टवाइस यानी 3 और 3 6 और 3 9 है हाइड्रोजन, तो 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, यानी इसी क्रम में स्टेबिलिटी बढ़ती है। ये हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। जो एल्किल मुक्त मूलक हैं उनकी स्टेबिलिटी को भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन से बता सकते हैं। मैथिल में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है यानी एक ही स्ट्रक्चर है। एथिल में 3 अल्फा हाइड्रोजन है जिनकी वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आइसोप्रोपिल में 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 2 डिग्री वाला और स्टेबल है। तृतीयक ब्यूटिल 3 और 3 6 और 3 9 हाइड्रोजन, 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी स्टेबिलिटी 3 डिग्री वाले की और भी ज़्यादा है। सेम रूप से जो एल्किल कार्बोकेटायन है
उनकी स्टेबिलिटी भी हम हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा बता सकते हैं। मैथिल में नहीं है, एक ही स्ट्रक्चर। एथिल में 3 अल्फा 4 स्ट्रक्चर। आइसोप्रोपिल में 6 अल्फा 7 स्ट्रक्चर। टर्सरी ब्यूटिल में 3 और 3 6 9 10 स्ट्रक्चर। यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो एल्किल बेंजीन है उनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी, क्रम भी हम बता सकते हैं। जैसे आपके एक हाइड्रोजन एटम वाली क्यूमीन में इस एक हाइड्रोजन की वजह से, अल्फा हाइड्रोजन की वजह से 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है। इस तरह से यहाँ नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव रिंग में आया, पैरा पे नेगेटिव, फिर ऑर्थो पे नेगेटिव और वापस। तो एक वाले की कितनी बनेंगी? 4। इसमें एक भी नहीं है तो 0 यानी 1। फिर एथिल बेंजीन में आपके 3 हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन की वजह से ये 3 हाइड्रोजन की वजह से, एक की वजह से कितनी बनी थी? 4, यानी 3 + 1 4। तो फिर 2 की वजह से 3 दूनी 6 + 1 7 बनेंगी। टोलुइन में 3 तिया 9 और 1 10 बनेगी। तो इस तरह से इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा? टोलुइन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगी। थैंक यू।